नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। चुनावी माहौल दिन पर दिन गर्मा रहा है और ऐसे में नजर रही है कि विभिन्न दलों के नेता क्या कह रहे हैं, तो साथ ही साथ इस बात पर भी सबकी नजर है कि सब पार्टियों के घोषणा पत्र क्या कुछ वायदे कर रहे हैं। आज कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम देकर जारी किया है, जिसके बाद भाजपा की ओर से भी कई बिंदुओं को लेकर पलटवार किया गया है। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है कि एक और न्याय की गारंटी तो दूसरी ओर मोदी गारंटी, यही दो ऐसी बातें हैं जो इस वक्त चुनावी परिदृश्य में मुखरता से सामने आती नजर आ रही हैं, जिस पर करेंगे आज हम चर्चा। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चुरू में की चुनावी रैली, कहा 10 साल का शासन केवल ट्रेलर, अभी बहुत कुछ करना है, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। विरोधियों पर जमकर किया वार, कहा भाजपा संकल्प पत्र लाती है और सभी संकल्पों को करती है पूरा। कांग्रेस ने जारी किया लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र, 5 न्याय से जुड़ी 25 गारंटियों को न्याय पत्र में किया शामिल। गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत तमाम वादों की भरमार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सभी के कल्याण का रखा गया है ख्याल। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी का पलटवार, कहा जिस कांग्रेस ने 55 साल अन्याय किया उसने अपने घोषणा पत्र का नाम रखा न्याय पत्र। 370 यूसीसी सीएए, 3 तलाक पर चुप्पी पर उठाए सवाल, कहा 4 पीढ़ियों तक राज करने के बाद अब ख्वाबों ख्यालों में मौका मिलने पर ये करके दिखाएंगे कि कह रहे हैं बात। बीजेपी की ओर से धुआंधार प्रचार का काम तेज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड में कई रैलियां कर कांग्रेस पर किया वार, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कई रैलियां करके गिनाई सरकार की उपलब्धियां। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने हासन से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर भरा पर्चा। इंडी गठबंधन के नेताओं का प्रचार भी तेज। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार की रैली में बीजेपी पर साधा निशाना। तमिलनाडु में डीएमडीके और डीएमके का प्रचार जारी। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी भी गठबंधन में शामिल। आरजेडी ने दी अपने कोटे से 3 सीटें। शराब घोटाले में ईडी ने हफ्ते में 5 बार वकीलों से मुलाकात की इजाजत की। केजरीवाल की याचिका का किया विरोध, कहा इसका मकसद जेल से सरकार चलाना। बीजेपी ने संजय सिंह पर जमानत की शर्तों के उल्लंघन का लगाया आरोप। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता से जेल में पूछताछ करने की सीबीआई को दी मंजूरी। आरबीआई ने फिर एक बार रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर रखने का लिया फैसला। साल 2024-25 के लिए विकास दर 7% रहने की जताई उम्मीद, कहा महंगाई में कमी का सिलसिला जारी रहेगा और आरबीआई विकास को देता रहेगा बढ़ावा। रिटेल महंगाई 4.5% रहने का अनुमान। डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट की सुविधा को और विस्तार देने का किया ऐलान। अब यूपीआई यूजर्स जल्द ही कैश डिपॉजिट मशीन पर यूपीआई के जरिए अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकेंगे पैसे। जल्द ही यूपीआई में थर्ड पार्टी एप्स को भी मिलेगी परमिशन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं चुनाव की ही खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के चुरू में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपनी योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने प्रत्येक परिवार के लिए आवास और शौचालय तथा स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड में काम किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सफल हो सका। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी 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 मोदी।
भीषण सर्दी और गर्मी पड़ने के लिए विख्यात चुरू में शुक्रवार का तापमान लोगों के मनमाफिक ही था। मौसम के इस मिजाज को भांपते हुए पीएम मोदी ने लोगों से अपनी मन की बात ही कह दी और उनसे भाजपा प्रत्याशियों को जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने इंडी गठबंधन के तुष्टीकरण की नीति पर हमला बोला और कहा कि देश हित से भी ज्यादा कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी। पीएम ने आगे कहा कि इन्होंने अदालत में जाकर प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया और जब पूरा देश रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था तब कांग्रेस पार्टी खुलेआम आस्था का अपमान कर रही थी। पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही थी। हमारा देश, हमारी आस्था, इनका इतना घोर अपमान ये देश सह नहीं सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है। मोदी की गारंटी कैसे और कितनी रफ्तार से पूरी होती है, राजस्थान उसका एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र जारी नहीं करती बल्कि संकल्प पत्र लेकर आती है। पीएम ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं पर सिर्फ अपना हित देखने का आरोप लगाया। जब तक इंडी अलायंस के लोग सत्ता में रहे, इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांध कर रखे। दुश्मन हमला करके चला जाता था, ये जवानों को जवाब देने की इजाजत नहीं देते थे। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश विकसित राष्ट्र बनने के लिए काम कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए दशकों से लंबित मूलभूत जरूरतों को पूरा किया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। 2019 की सभा की बात को फिर से दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूरू में चुनावी रैली का शंखनाद करते हुए कहा कि पूरी दुनिया ताज्जुब कर रही है कि भारत कैसे इतनी तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। कैमरामैन AK और उत्तम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज चूरू। तो चुनाव प्रचार पकड़ रहा है जोर, तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र आज जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है और इस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के न्याय पत्र को अन्याय पत्र करार दिया है। लोकसभा चुनाव शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने आखिरी दांव खेल रही हैं। इसी बीच कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई बड़े कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में न्याय पत्र जारी किया गया। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। घोषणा पत्र में पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय को शामिल किया गया है। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में आरक्षण सीमा को खत्म कर रिजर्वेशन कोटा को बढ़ाने का वादा किया है। घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण और गरीब लड़कियों को सालाना 1 लाख रुपए की मदद देने का वादा किया गया है। वहीं युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने,
न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। कांग्रेस ने किसानों के लिए MSP पर कानून बनाने का भी वादा किया है। पार्टी ने जातिगत जनगणना कराने का अपना वादा इस घोषणा पत्र में फिर दोहराया है। घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की भी बात कही गई है। साथ ही अग्निपथ योजना को खत्म करने और सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रिया की पुरानी प्रक्रिया को बहाल किए जाने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में दावा किया गया है कि पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी कपड़ा, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की पसंद की स्वतंत्रता हो। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के न्याय पत्र को अन्याय पत्र की संज्ञा देते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन में समाज के हर वर्ग के साथ अन्याय किया है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम रखा है न्याय पत्र। मतलब 55 साल तो अन्याय किए हैं, मान लिए हैं, जिन्होंने भारत की सामाजिक समरसता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की योग्यता के साथ कभी न्याय नहीं किया, और मजे की बात, विदेशी फोटो लगाते हैं। कांग्रेस ने का घोषणा पत्र, जिसको न्याय पत्र नाम दिया है, कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी हुई सदैव पूरी देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा है। भले ही कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं, युवाओं, गरीबों और श्रमिकों के लिए कई लुभावने वादे किए हैं, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र से सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम देने का वादा गायब है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान किया था। धीरज कुमार के साथ जनादेश डेस्क, DD न्यूज। तो 5 न्याय की 25 गारंटीज के साथ आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र सामने रख दिया, जिसमें एक डिटेल रोड मैप रखने का प्रयास तो किया गया है कांग्रेस के द्वारा कि अगले 5 साल में किस तरह का विकास किन किन मोर्चों पर कांग्रेस दे सकती है। लेकिन चुनावी माहौल है, ऐसे में गारंटीज की बात बीजेपी भी कर रही है। प्रधानमंत्री हर मोर्चे पर मोदी की गारंटी की बात भी करते हैं। इसी से जुड़ा मैं आज का विशेष जो कहता है न्याय की गारंटी बनाम मोदी की गारंटी। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता अनुमा आचार्य, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रामकृष्ण कृपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और भाजपा की ओर से भी शिवम त्यागी, उनके प्रवक्ता, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। और अनुमा जी, आज जब कांग्रेस अध्यक्ष घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक बात सामने रखी कि जो पहला घोषणा पत्र कांग्रेस का पहले चुनाव में आया था, उसके आधार पर वो वास्तविकता पर आधारित था कि क्या अचीव कर सकते हैं और क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके आधार पर बात की गई थी। इस बार के जो घोषणा पत्र आपका सामने आया है, हमने देखा 2019 में भी चुनावी घोषणा पत्र आया था, उसमें भी कुछ वादे किए गए थे, न्यूनतम न्याय की बात उसमें भी की गई थी, 72,000 देने की बात भी उसमें की गई थी, लेकिन जनता ने उस पर विश्वास नहीं किया था, क्योंकि एक भ्रम की स्थिति थी कि संभव कैसे होगा। इस बार क्या कांग्रेस के पास रोड मैप है कि जब हम कहते हैं कि हम गरीब परिवार की महिला को या पुरुष को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, संभव कैसे होगा, कहां से आएगा? यह सवाल जनता के जहन में जरूर है। आपके पास क्या जवाब? कि कांग्रेस संविधान का सम्मान करती है और संवैधानिक रूप से मेरा नाम विंग कमांडर अनुमा आचार्य सेवानिवृत्त है, तो मैं आपसे डिमांड करूंगी कि मेरे नाम को विंग कमांडर अनुमा आचार्य ही बोले, अनुमा आचार्य बाद में बोल सकती है। इंट्रोडक्शन। अब रही बात हमारे घोषणा पत्र की, तो बहुत साहसिक घोषणा पत्र है। बीजेपी के लोगों की बुद्धि थोड़ी मोटी है, तो उनके समझ में नहीं आएगा। इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस बात कर रही है हर तरह के न्याय की, संवैधानिक सुरक्षाओं की, दूरसंचार अधिनियम जो अभी 2023 में बना था उसके रिव्यू की, और यहाँ तक कि दोनों संसद में किस तरह से निष्पक्षता से चर्चा की जाए, कम से कम 100 दिन की चर्चा हो। क्योंकि मैं उस क्वांटिफिकेशन में आपको इस डिबेट का रुख नहीं जाने दूंगी कि 1 लाख कैसे संभव होगा। बिल्कुल संभव होगा। 55 लाख करोड़ का ही तो कर्ज लिया था ना 70 सालों में, और 10 सालों में उसमें 150 लाख करोड़ बढ़ा दिया गया। लोगों को क्या मिला उससे? किसका भला हुआ? हम ये देख रहे हैं कि कुछ कंक्रीट की बिल्डिंग, कुछ कंक्रीट की सड़क बनी है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों पर 2075 तक का कर्ज लादा गया है। तो हम अपने घरों में जो नहीं करते वो हमारी सरकार ने हमारे साथ कर दिया है। हर एक नागरिक के ऊपर कर्ज डाल दिया है। हम अपनी पीढ़ियों पर थोड़ा ही कर्ज डाल के जाना चाहते हैं।
हम अपनी पीढ़ियों को धरोहर से संपन्न करके जाना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने भारत के साथ धोखा किया है। तो हमारा जो घोषणा पत्र है, अगर हम 1 लाख रुपए की बात करते हैं, तो जो पैसा सरकारी, जिस तरह खर्चीली सरकार है, जो अनाप शनाप चीजों में खर्च करती है, भव्यता दिखाने के लिए खर्च करती है, ये झूठी बातें दिखाने के लिए खर्च करती है कि हमारा देश बड़ा चमक रहा है, धमक रहा है, और उसको रंगीन बनाती रहती है, लेकिन लोगों की जिंदगी काली कर रखी है, लोगों की जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ है। तभी तो 80 करोड़ लोगों को आज राशन दिया जाता है, और सरकार समझती है कि उनके कोई सपने नहीं है। आप किसी को मुफ्त राशन देके क्या उसके सपनों का अधिकार खरीद लेंगे? तो ये मेरा ये कहना है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो ये सबसे बड़ी बात बताता है कि आप मतदाता से पहले भी देश के एक मजबूत नागरिक बने। ये उस पूरे घोषणा पत्र का सार है, और भय से मुक्ति का पूर्ण विश्वास, एक बिल्कुल ठोस आधार कांग्रेस का घोषणा पत्र देता है। तो हमें लगता है कि लोग जो कि आज दबाव में, साहस की कमी से सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते, सारे आंदोलन खत्म किए जा रहे हैं। अनुमा जी, आपने अपनी बात रखी। आपका घोषणा पत्र जब मैं देख रही थी तो उसमें कई ऐसे बिंदु दिख रहे थे जिनको देखकर मेरे जहन में भी एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं। जैसे आपके घोषणा पत्र में कहा गया है कि भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी, SC/ST के छात्रों को विदेश शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, सभी सफाई कर्मचारियों को मुफ्त में बीमा दिया जाएगा, वन अधिकार अधिनियम जो 2006 में आया गया था जब कांग्रेस की सरकार थी, उसके कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन बनाया जाएगा, इत्यादि। फेहरिस्त लंबी है, लेकिन एक सवाल यह जरूर आता है, क्योंकि ये वो सब बिंदु हैं जिनको आज लाने की बात कांग्रेस कर रही है। आज ये सोच कांग्रेस के जहन में क्यों आई? क्योंकि इतने साल, दशकों तक जब आपने राज किया, तब आपने इन बिंदुओं पर और क्यों नहीं किया? क्या ये पिछले 10 साल का केंद्र का शासन है या उनकी नीतियां हैं जिनके आधार पर इस तरह के बिंदु आपके घोषणा पत्र में नजर आ रहे हैं? मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं ममता जी, क्योंकि मैं खुद एक आर्म फोर्सेस से ऐसे जगह से आती हूं जहां ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चलता है। कांग्रेस ने इस देश का पूरा ब्यूरोक्रेसी का ढांचा बनाया था। आज आप देखिए, जनपद देखिए, जिला पंचायत देखिए, हमारे यहाँ का जो पार्षदों का सिस्टम है, नगर पालिका, नगर निगम, इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को कांग्रेस ने खड़ा किया था। तो हमने धीरे धीरे देश को पूरी तरह स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ाया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ढेरों कानून तोड़े हैं। आपको पता होगा, थोड़े दिन पहले CAG की रिपोर्ट थी कि गृह मंत्रालय के बहुत सारे विभागों को पता ही नहीं है किस मद में खर्चा हो रहा है, कोड हेड के बारे में उनको पता नहीं होता है। तो पिछले 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने देश के सिस्टम की, देश के पूरे एक फैब्रिक की जो उसका जो तोड़ा है, उसको जो पूरी तरह से तार किया है, उसको दोबारा बनाने का समय आया है। ये 10 साल में जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भारत के आइडिया ऑफ इंडिया को जो खत्म किया है, उसको बनाने के लिए इसमें वो सारे प्रावधान हैं। आपको याद होना चाहिए कि जब हमारी सरकारें थी तभी जंगलों के, जमीनों के पट्टे ऐसे लोगों को मिलते थे जिनका उन पर अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा समावेशी राजनीति की है। उसके राज्य में दलित, SC/ST, OBC, माइनॉरिटी, सभी को उनके अधिकार मिले हैं। और यहाँ तक कि जो आपको याद होंगे कि हमारे शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, इन सब चीजों को हमने इसमें और मजबूत बनाने की बात की है। जी बिल्कुल, मेरे को पूरा विश्वास है कि जो आपका घोषणा पत्र आया है, मतदाता उसको जरूर पढ़ेंगे ताकि उनको पता चले कि कांग्रेस की सोच क्या है। लेकिन रामकृपाल जी, एक बात कहना चाहूंगी कि अगर मतदाता नहीं भी पढ़ेंगे तो हम घर घर जाकर अपनी सारी बातें बताएंगे। मैं इस वक्त भी मध्य प्रदेश में हूं, अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रही हूं। चुनाव का मौसम है अनुमा जी, आप लोग का काम ही यही है कि अपने आवाज को हर मतदाता तक पहुंचाएं, जाहिर है। लेकिन रामकृपाल जी, ऐसे में जबकि जी अनुमा जी आपकी बात हमने सुन ली है, रामकृपाल जी ऐसे में जबकि ये तमाम घोषणा पत्र सामने आ गए हैं, जाहिर है कि 25 गारंटीज के तहत बहुत सारे बिंदु हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस ने सामने रखे हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर मंच पर मोदी की गारंटी की बात करते हैं। मोदी की गारंटी यानी गारंटी के पूरा होने की गारंटी इत्यादि। ऐसे में क्या हम ये माने कि इस चुनावी मौसम में अब गारंटी वर्सेस गारंटी, इसी का आकलन करना होगा मतदाता को? किस आधार पर आपको लगता है अब जनता विश्वास करेगी? किसकी गारंटी पर, किस आधार पर करेगी विश्वास? देखिए, मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता हूं, न मुझे जनता की बहुत नब्ज का पता है, लेकिन एक सामान्य आदमी होने के नाते मैं इतना कह रहा हूं कि
करीब करीब कांग्रेस ने इस देश में 55 साल राज किया है और हर चुनाव के पहले उनके घोषणा पत्र आए हैं। और मुझे याद है 71 में इंदिरा गांधी ने जो नारा दिया था, गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो ये दोनों नारे जो दिए गए थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था कि देश का गरीब आदमी बैंक में खाता खोल सके। अब ये आप भी समझ सकती हैं, सारे आंकड़े हैं। ये खाता खोलने का बड़े पैमाने पर जो मुहिम चलाई गई वो 2014 के बाद चली है। 71 में वादा किया गया था, 14 में इस पर एक मुहिम चलाई गई, उसके तहत जनधन अकाउंट खोले गए। मैं ये नहीं कहता कि आगे क्या होगा, मेरा इतना मानना है कि इस देश की जनता, हालांकि जिसमें 65% इस समय कम से कम ऐसे लोग हैं जो युवा हैं, जिनकी उम्र 35 साल और 40 साल के आसपास में है, उन्होंने कभी केंद्र में तो कांग्रेस का राज देखा होगा, बाकी जैसे उत्तर प्रदेश में है तो उन्होंने तो कभी उत्तर प्रदेश में राज देखा नहीं होगा। मेरा कहना है कि हर पार्टी ठीक है, अच्छे है, जो चीजें उन्होंने घोषणाएं की हैं कैसे पूरा करेंगी, क्योंकि सरकार तो कोई पैसा पैदा नहीं करती, वो तो जनता से पैसा लेकर के अलग अलग चीजों पे खर्च करती है। अब वो ठीक है, ये समय जैसा आपने अनुमाचार्य जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हम बाद में बताएंगे कैसे हम क्या करेंगे, ठीक है, हो सकता हो, लेकिन मेरा इतना कहना है कि जब जनता के पास सामने जाएंगे दोनों घोषणा पत्र, तो सवाल इस बात का है कि जनता ये देखेगी कि कौन किसकी संभावना है केंद्र में आने की। हमेशा एक बात देखिए, मेरा एक सिंपल सवाल है। आज राहुल जी ने कहा मंच से कि इंडिया अलायंस इलेक्शन के बाद डिसाइड करेगा कि कौन होगा। पहली बात तो यह है कि ये इंडिया अलायंस का घोषणा पत्र नहीं है, ये सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का घोषणा जी, बिल्कुल होना तो ये चाहिए था कि इंडिया अलायंस का घोषणा पत्र आता, क्योंकि देखिए बीजेपी तो 303 सीट आज भी है, अकेले भी वो राज कर रही है। कल को उसका संकल्प पत्र आएगा तो ये दावा कर सकते हैं कि हम अकेले भी राज करेंगे और उनके, लेकिन यहां पर स्थिति ये है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 4 राज्य मिला करके 210 सीटें होती हैं। इस 210 सीटों में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है? बंगाल में 0, बिहार में 9, उत्तर प्रदेश में 17, 9 26 हुआ, और महाराष्ट्र में 10। यानी आप 36 सीटों पर, 210 में से 36 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छा आपका घोषणा पत्र है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की जनता ऐसी पार्टी को ये मानेगी कि ये पार्टी सत्ता में आने वाली है जो सिर्फ यहाँ पे 17 सीटों पे लड़ रही है? देश की जनता, आपने बात सही उठाई है रामकृपाल जी। इससे पहले कि मैं भाजपा के प्रवक्ता के पास जाऊं, अनुमा जी आपसे इस बात का जवाब जरूर चाहेंगे, क्योंकि जाहिर है ये सवाल मैं लेना भी चाह रही थी कि कैसे इंडी गठबंधन के अंदर तो इतने सारे दल इकट्ठे हुए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपने एक सोच सामने रखी है इस न्याय पत्र के जरिए। क्या अन्य दल आपके साथ एकमत हैं इन न्याय की गारंटियों को लेकर, या फिर आप लोगों को क्या लगता है कि जनता किस आधार पर विश्वास कर पाएगी कि कांग्रेस जो कह रही है बाकी तमाम दल उसे रजामंद भी है कि नहीं? क्यों दे वोट वे आपको? आप एक अच्छी पत्रकार हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नरेंद्र मोदी जी की तरह कुंठित भाषा में इंडी अलायंस नहीं बोलें। इंडिया को इंडी अलायंस बोलने में किसी तरह का फख्र आपको भी नहीं होना चाहिए, और मुझे तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं तो जानती हूँ। सवाल का जवाब दे प्लीज, वक्त थोड़ा सा कम है, हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। मोदी की गारंटी का अर्थ मोदी यानी कि जो हम भारत के लोग इस संविधान में हैं उससे हट गया। भारतीय जनता पार्टी का नहीं है वो, मोदी का गारंटी, मोदी का सब कुछ। तो आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी थी मध्य प्रदेश के लोगों को कि धान की कीमत 2700 रुपए देंगे और गेहूं की कीमत 3100 रुपए देंगे। नहीं, ये मुद्दे से अलग बात कर रही है। मैं सिर्फ एक सवाल चाहती हूँ जो मेरे को लगता है देश का हर मतदाता जो आपका घोषणा पत्र में रुचि दिखाएगा वो भी जानना चाहेगा कि जब कांग्रेस कुछ बोलती है, क्या वो आपके पूरे विपक्षी गठबंधन की आवाज है या फिर वो सिर्फ कांग्रेस की आवाज मानी जानी चाहिए?
ये घोषणा पत्र कांग्रेस का घोषणा पत्र है बिल्कुल। और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, वो भी आपके सामने आ जाएगा। जब हमारी सरकार, जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो आप देखेंगे कि इसमें से अधिकांश पॉइंट भी वही है जो हमारे सहयोगी दल भी बात करते रहते हैं, जिसकी हमने उसको थोड़ा सा विस्तार में बताया है, जिससे कि मीडिया का जो स्वायत्तता का और स्वतंत्रता का अधिकार है वो भी बना रहे, जिसके बारे में हमने कहा है कि जो दूरसंचार अधिनियम 2023 आया है उसमें आप सबके ऊपर भी इतना सारा प्रहार है। तो जो बातें कर रहे हैं, जो हमारे बेसिक मूलभूत चीजें हैं, जो हमारे फंडामेंटल्स है, वो साथ में है। लेकिन जो मुझसे पूर्व प्रवक्ता थे, मुझे ताज्जुब होता है कि कह रहे हैं बंगाल में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही। लोगों को कितना भ्रमित करेंगे आप? हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्या बात होती है? सीमित सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। एक मिनट अनुमा जी, आपने बात रखी, आप भाजपा भाजपा के इंडिया अलायंस के तहत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही कहा था मैंने कहा था इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस नहीं लड़ रही कहा था। चलिए अनुमा जी शब्दों के हेरफेर में जाने के बजाय तथ्यों पर जाती हैं। आप वहाँ नहीं लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस के तहत नहीं लड़ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। रामगोपाल जी, अब मैं अनुमा जी, रामगोपाल जी, अब मैं शिवम त्यागी के पास जाना चाहूंगी। शिवम जी, भाजपा ने अपना, हमें सभी को इंतजार है कि भाजपा का घोषणा पत्र, एनडीए का घोषणा पत्र जब सामने आएगा, लेकिन आज कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को सामने रख दिया। हमने दिन भर देखा किस तरीके से भाजपा ने भी पलटवार किया, तमाम बिंदुओं पर कांग्रेस पर हमलावर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन क्या हम ये माने कि अब कांग्रेस की गारंटियों के सामने अब बीजेपी का या एनडीए का जब घोषणा पत्र आएगा तो उस पर भी सबकी नजर रहेगी? क्या कुछ चैलेंज आपको लगता है कि अब देश के विकास को लेकर जो सोच सामने लेकर बीजेपी चल रही है उसके मद्देनजर आपके घोषणा पत्र में भी रहेगी? ममता जी, मैं मानता हूं कि घोषणा पत्र का रेलेवेंस उसका होता है जिसने पूर्व में अपने सारे काम और अपने घोषणा पत्र में और अपने संकल्प पत्र में चीजों को बेहतर किया हो। मैं मानता हूं जिस तरीके से चीजें रही है, सबसे पहले तो एक चीज होनी चाहिए कि कांग्रेस वाले देश की जनता को जो भरोसा, घोषणा पत्र या फिर गारंटी देना चाहते हैं या दे रहे हैं, उसका एक छोटा सा वर्जन निकाल के अपने नेताओं को दे दें। सुबह सुबह ये आकर कुछ कहते हैं, दोपहर को 4 नेता चले जाते हैं, शाम को कहते हैं, फिर रात को 4 नेता चले जाते हैं। अरे भैया, आपके अपने विश्वास पर, आपके घोषणा पत्र पर, आपकी गारंटी पर अपने नेताओं को भरोसा नहीं है। मैं अगर एक पार्टी हूं या मैं अगर कोई पार्टी चलाता हूं या कोई एक पार्टी मेरी है, अगर मेरा परिवार ही उस बात को नहीं मानेगा तो बाकी बाहर जाकर मैं अपने शहर को, अपने प्रदेश को, अपने देश को क्या गारंटी दूंगा भाई? जो राहुल गांधी के साथ रहने वाले, पढ़ने वाले, उनके कोठरी में होने वाले लोग थे, वो आज उनको छोड़कर जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप उनको गारंटी कुछ दीजिए, हो सकता है उसके बाद जनता भी आपको विश्वास करे। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 10 साल की हमारी जो सरकार रही है। मैं सिर्फ एक ही चीज दावे के साथ कहता हूं, हमारे अटल जी की 13 दिन 13 महीने और 5 साल की सरकार हटा के बाकी की जो सरकारें देश में रही है, हम उनके साथ अपने 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मैच करने के लिए तैयार है। उसी के आधार पर पता चल जाएगा कि हमारा संकल्प पत्र कैसा रहने वाला है। एग्जाम्पल आपको एक छोटा सा वो सुना देता हूँ। 4 करोड़ पक्के मकान हमने दिए, 11 करोड़ शौचालय हमने दिए, 13 करोड़ नल से जल हमने दिए, 80 करोड़ लोगों को राशन हमने पहुंचाया, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी हमने, 35 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत चीजों को लिया, देश में जीएसटी लाए, 370 हटाया, 3 तलाक हटाया, राम मंदिर बनवाया, डिजिटल पेमेंट्स लेकर आए जो नारीवंदन जी ये बहुत लंबी फहरिस्त है जो आप गिना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बीजेपी के विकास को लेकर भी ये बात कही है कि ये बिना रोजगार वाला विकास या नौकरियां खत्म करने वाला विकास, अपने घोषणा पत्र में इन्होंने एक जगह पर इस बात को इस तरह से रखा है। क्या कहेंगे आप? आपको लगता है कि मैं उस विषय को छोड़कर चला जाऊंगा? उस पर भी जवाब देकर जाऊंगा। इन पॉइंटर्स में वो भी है। तो डिजिटल पेमेंट्स हम लेकर आए, नारीवंदन अधिनियम यानी कि विमेन रिजर्वेशन हम लेकर आए, भारतीय न्याय संहिता हम लेकर आए, सीआरपीसी और आईपीसी को हटाकर देश की जो है न्याय संहिता होनी चाहिए। इसके अलावा पीएम अमृत योजना के तहत जो है 1309 स्टेशन का नवीनीकरण हमने किया। छोड़ दीजिए, 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 है। 2014 में 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 220 शहरों में। 2014 में 7 एम्स थे, आज 22 है। 2014 में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर है। 2014 में 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क थी, आज 3,73,000 किलोमीटर है, और वो भी अभी जो नई बनी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सिर्फ जो है देश में जो रेलवे का था वो सिर्फ 20,000 किलोमीटर का था, आज वो पूरे देश में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत, हाँ आपके सवाल पर भी आ रहा हूं, भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पर है, भारत ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 5वें नंबर पर है, नंबर 1 आने वाले हैं। अभी भारत में पिछले 10 साल में 16 करोड़ नए जो है ईपीएफओ अकाउंट्स खुले, जाहिर है रोजगार जनरेट किया है हमने। इसके अलावा इसको भी छोड़ दीजिए, अगर मैं भारत की बात करूं तो 350 यानी कि 350 स्टार्टअप्स हुआ करते थे हिंदुस्तान में 2014 तक। चेक कर लेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता। और आज भारत में 90
90,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, 90,000। आपको क्या लगता है रोजगार नहीं है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तमाम जगहों पर, अगर हम इसके अलावा एफडीआई की बात करें, उसको हम लेकर आए, विषय बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आने वाला है, उस पर भी आगे देंगे, लेकिन हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के सामने अगर हम बात करें तो चाहे वो इनके यूपीए 1 और यूपीए 2 के शासन का समय रहा हो, और चाहे इससे पहले देश में जिस तरीके से देश में विकास की रफ्तार बढ़ी है, जिस तरीके से तमाम चीजें बढ़ी है, देश खुश है। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती भी जा रही है। और इनके जितने भी नेता हैं वो इसलिए नहीं छोड़कर जा रहे हैं कि भाई इनसे कोई नाराजगी है या किसी से कोई नाराजगी है, लेकिन नहीं, कोई विजन नहीं है भाई, पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, इंडिया अलायंस के पास कोई विजन नहीं है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के माध्यम से एक विजन को सामने रखने का प्रयास कर रही है, लेकिन रामकृपाल जी आपके पास आते हैं उससे पहले अनुमा जी एक बात, क्योंकि एक बीजेपी के द्वारा ये भी बात कही जा रही है कि वो संकल्प पत्र देते हैं, आपने घोषणा पत्र या न्याय पत्र दिया, क्या इस न्याय पत्र में दिए हुए बिंदु आपके संकल्प में परिवर्तित हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि सारे गठबंधन दलों के साथ मिलकर आप इन घोषणाओं को संकल्प के रूप में परिवर्तित कर पाएंगे? हम लोग जो भी कहते हैं वो संकल्प ही है, उसको अलग तरीके से मीडिया के जरिए प्रचारित करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देख रही थी इतनी अपरिपक्वता से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, जो आंकड़े दिखा रहे थे उससे आधे से ज्यादा सारे झूठे आंकड़े हैं। आप गांवों में गई होंगी या नहीं गई होंगी मुझे नहीं मालूम, मैं तो रहती हूँ यहाँ, अभी 60-70 गांव घूम के आती हूँ तो वहां चूल्हे पर ही खाना पक रहा है। मैं आपको सारे फोटोग्राफ्स भेज दूंगी, जितने भी घर में आप गांव में जाएंगी ना, ये सब जितनी बातें करते हैं उनमें कोई तथ्य नहीं है। और इधर प्रधानमंत्री जी ने फिर से सेना का नाम लेना शुरू कर दिया है, कह रहे हैं देश की मिट्टी की झूठी कसम। अरे पहले कादर खान डायलॉग लिखते थे, थोड़े ड्रामेटिक लिखते थे, प्रधानमंत्री के डायलॉग तो पर्सनल ना हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तथ्यों पर बात करें तो ज्यादा अच्छा संदेश मतदाता के सामने भी जाता है। पहले क्या होता था, कांग्रेस ने जो कहा है, क्या कांग्रेस उन्हें पूरा करने का मादा रखती है? क्या जो आंकड़े आपके सामने दिखाए हैं, क्या आप सबको साथ लेकर उन्हें संभव कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो कहती हैं वो एक कॉमन संविधान के दायरे में कहती भी है और करती भी है। यानी जैसे आपने पहले कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप लोगों का जो बनेगा, अब नजर उस पर रखनी होगी कि आप जो कांग्रेस बातें कह रही है कितनी उनमें से उसमें शामिल हो पाती हैं। जी, मुझे बात करने देंगी क्या? आप मुझसे सवाल पूछती हैं और उसके बाद आप पूरी बात बीच बीच में आप टोकती हैं, जिससे कि मेरी विचारों का क्रम टूटे। तो मेरी अनुमा जी, मैं चाहती हूँ कि आप बिंदु पर बात करें। मैं बिंदु पर ही बात कर रही हूँ कि जो पहले अगर 1 किलोमीटर सड़क बनती थी और अगर वो 6 लेन की होती थी तो उसे 1 किलोमीटर माना जाता था, अब वो 6 लेन को 6 किलोमीटर माना जाता है। तो इस तरह से इन्होंने अपने आंकड़े फजिंग करके बढ़ाए, जीडीपी के भी उसके भी उन्होंने पैमाने बदले और उसके बाद भी जीडीपी को उस लेवल पर नहीं ला पाए जो यूपीए 2 में थी। चलिए अनुमा जी, आपने बात की वक्त थोड़ा कम है, सीमित होता है हमारे पास वक्त इस कार्यक्रम में। मैं रामकृपाल जी आपसे आप बहुत संक्षेप में शिवम जी अपनी बात रखें ताकि मैं रामकृपाल जी से आखिरी सवाल ले सकूं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की प्रवक्ता की अपरिपक्वता देखिए। वो कहती मैं दिखा दूंगी, मैं फोटो ला दूंगी, मैं डेटा दे रहा हूं। भाई ये डेटा वो है जो देश के तमाम वेबसाइट से लेकर आपको फर्जी ही लगेगा ये, क्योंकि आपके पास कोई डेटा सच नहीं है। यहाँ अगर भारत की जनता जानती है, देखती है, गाँव में जो रह रही है वो भी जानते हैं तथ्य क्या है, वोट के माध्यम से वो तस्वीर सामने रखेंगे। मेरे ख्याल से हमें आरोप प्रत्यारोप का इसको मंच बनाने की बजाय रामकृपाल जी आखिरी सवाल आपसे, क्या ये तमाम जब गारंटी की बात की जाती है, न्याय की गारंटी बनाम मोदी गारंटी, जब हम ये बात करते हैं तो क्या नेतृत्व क्षमता और चेहरा इस पूरे परिवेश में चुनावी माहौल में महत्वपूर्ण रहेगा जनता के निर्णय के लिए? निश्चित रूप से। और देखिए 2014 में भी ये रेफरेंडम था कि मोदी चाहिए या नहीं चाहिए, 2019 में भी रेफरेंडम था और 2024 में भी रेफरेंडम है जी। ये मान लीजिए जनता संग्रह है। एक बात जो जिसपे कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी, मैंने ये कहा था जिस इंडिया अलायंस की बात आज राहुल गांधी कह रहे थे, उस इंडिया अलायंस के तहत 210 सीटों में इंडिया अलायंस ने कांग्रेस को सिर्फ 36 सीटें लड़ने के लिए दी है। और अगर विनेबिलिटी में 50% मान लूं तो 210 सीटों में 18 सीटें जीत करके जनता कैसे ये उम्मीद करती है कि आप केंद्र में आपका प्रधानमंत्री होगा और आप ये सब कार्यक्रम। तो पहली बात तो यह है कि वचनम किम दलिता, जब आपको
जनता ये देखेगी कि आप मोदी के सामने कांग्रेस एक विकल्प के रूप में, 3 लोग एक तरफ है तो मुझे बोलने के लिए मौका जरूर दीजिए एक बार। वो चीजें वक्त बहुत कम है, मैं माफी चाहती हूँ, वक्त बहुत कम है, लेकिन रामकृपाल जी ने जो बिंदु सामने रखा है वो यही, सिलेक्टिव बात कर रहे हैं। दरअसल अनुमा जी नहीं, दरअसल इस पूरी चर्चा में जो बड़ी बात बिंदु निकलकर सामने आया वो यही कि कांग्रेस का घोषणा पत्र और कांग्रेस सीमित सीटों पर लड़ रही है। ऐसे में क्या आपका विपक्षी गठबंधन सारा इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर राजी हो पाएगा? कैसे कांग्रेस सीमित सीटों पर लड़ते हुए भी पूरे देश में अपनी बात को सामने रख पाएगी? लेकिन बात यहाँ पर है जो आपने स्पष्ट कर दी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए इंतजार रहेगा। हमारे फिलहाल बस इतना ही है। यहाँ पे शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आज जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने आया है, न्याय पत्र सामने आया है, तो वो किस हद तक मतदाताओं को आकर्षित कर पाएगा, मतदाता उन पर विश्वास कर पाएंगे, ये वक्त बताएगा। फिलहाल शुक्रिया सभी मेहमानों का। क्या फायदा है ऐसे डिबेट। और यहां आगे बढ़ने से पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। ग्रेजुटी का चेक है, बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें जहां हमें इनकी चिंता ना करनी पड़े और रेगुलर इनकम भी आती रहे। फिर बस तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए ना। अरे पापा, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेरिंग कंपनी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट में पैसा डालते हैं, इक्विटी मार्केट में नहीं। और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आइए बात करते हैं चुनाव प्रचार की। तो चुनावी प्रचार रफ्तार पकड़ता जा रहा है। सभी दलों के दिग्गज गर्मी के तपिश के बावजूद चुनावी मैदान में मतदाताओं तक पहुंचने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। एनडीए की बात करें तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के हरिद्वार में थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ और बागपत में तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केरल के अटिंगल लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के हरिद्वार में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि घोटाले के मामले में कांग्रेस ने न जल छोड़ा, न थल और न ही नभ। ऐसा कोई लोक नहीं जो कांग्रेस के घोटालों से अछूता हो। कांग्रेस ने न आकाश छोड़ा, न नभ, न जल, न थल, न पाताल। कोई लोक नहीं छोड़े जहां भ्रष्टाचार नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ और बागपत में चुनावी सभाएं कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। उन्होंने राज्य में सुशासन की बात करते हुए कहा कि उपद्रव के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। पर्व और त्योहार कोई भी हो, शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से संपन्न हो रहे हैं।
उपद्रव के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश उपद्रव के लिए नहीं, आज उत्सव प्रदेश बन गया है। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष और कोयम्बटूर से उम्मीदवार के अन्नामलाई ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने केरल के अट्टिगल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के लिए चुनाव प्रचार किया और रोड शो कर भाजपा के पक्ष में लोगों से मतदान का आग्रह किया। Sending Muralidharan ji to Lok Sabha is in your interest, Kerala's interest. Modi ji wants him there. Please make this happen. I'll rely on you. कर्नाटक के मांड्या से बीजेपी समर्थित सांसद सुमालता औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गयीं। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि किसी भी गठबंधन में मामूली मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन हमें इस चुनाव में एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि मांड्या में बीजेपी जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवार एचडी कुमारस्वामी का वो भरपूर समर्थन करेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा अपने पोते और मौजूदा सांसद प्रज्वल रेवन्ना के साथ कर्नाटक के हासन संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने पहुंचे, तो हासन में समर्थकों की अभूतपूर्व भीड़ उमड़ी। गौरतलब है कि कर्नाटक के हासन में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। प्रज्वल रेवन्ना साल 2019 में हासन से पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे और हासन से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विपक्षी गठबंधन में भी विभिन्न दलों के नेता प्रचार में जुटे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने तथा विभिन्न लोकसभा के उम्मीदवार भी प्रचार में पूरा दमखम लगा रहे हैं। चुनावी गहमा गहमी के बीच चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन भी प्रचार में जोर शोर से जुटा है। इस कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार में एक जनसभा को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने भाजपा की गारंटी पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 बार भाजपा जीती है, उन्होंने चाय बागान के लाखों मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी का गारंटी 0, आज तक कुछ किया है? 10 साल बीजेपी जीता है, एमएलए जीता है, एमपी जीता है नॉर्थ बंगाल से। चाय बागान का 10 लाख मजदूर का खाना बंद कर दिया था। पश्चिम बंगाल के दक्षिण कोलकाता से सीपीआई-एम उम्मीदवार सायरा शाह हलीम ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया। सायरा शाह अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की भतीजी हैं। तमिलनाडु में चेन्नई मध्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से डीएमडीके उम्मीदवार बी पार्थसारथी ने रोड शो किया। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को नोटिस जारी किया है और उन्हें 8 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। आतिशी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि भाजपा ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने का आग्रह किया है, जिसका खंडन करते हुए बीजेपी ने विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के मुकेश सहनी को आखिरकार ठौर मिल गया। वो इंडी गठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। आरजेडी ने अपने कोटे से वीआईपी को 3 सीट दे दी हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी खगड़िया से पिछली बार लोकसभा चुनाव हार गए थे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को आरजेडी ने झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी की सीटें दे दी हैं। तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यालय में मुकेश सहनी का स्वागत करते हुए कहा कि हमारा गठबंधन लोकसभा के अलावा बिहार के विधानसभा के लिए भी है। जो लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार का, इस बार बिहार की धरती उनको धूल छटाने का काम करेगी। और हमने कई बार कहा है कि बिहार जो है वो चौंकाने वाला रिजल्ट देगा।
उधर हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अब की बार एनडीए 200 से नीचे सीटों पर सिमटी नजर आएगी। वहीं पश्चिम बंगाल के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यह वक्त चला एक ब्रेक का, आप देखते रहे न्यूज नाइट। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। ग्रेजुटी का चेक है, बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें जहां हमें इनकी चिंता ना करनी पड़े और रेगुलर इनकम भी आती रहे। फिर बस तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए ना। अरे पापा, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेरिंग कंपनी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट में पैसा डालते हैं, इक्विटी मार्केट में नहीं। और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लंबे समय से रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। इस बार भी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखने का फैसला किया गया। साल 2024-25 के लिए विकास दर 7% रहने की उम्मीद जताई गई है और साथ ही आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट्स की सुविधा को और विस्तार देने का ऐलान किया है। फिलहाल आपके होम लोन की ईएमआई नहीं बढ़ेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3 अप्रैल से शुरू हुई थी और शुक्रवार को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर रखने का फैसला लिया है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the Reserve Bank MPC decided by a majority of 5-1 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. आरबीआई ने करीब 1 साल से रेपो रेट 6.50% पर स्थिर रखा हुआ है। आरबीआई ने रेपो रेट आखिरी बार पिछले साल फरवरी 2023 में 0.25% की बढ़ोतरी कर 6.25% से 6.50% कर दिया था। रेपो रेट वह होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को कर्ज देता है। रेपो रेट के घटने या बढ़ने का सीधा असर बैंकों के लोन के ब्याज दरों पर पड़ता है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि भू राजनीतिक परिस्थितियां और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक कर्ज का ऊंचा स्तर बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन भारत में मजबूत विकास दर और वित्तीय अनुशासन से स्थिति काफी मजबूत है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 16 माह के उच्चतम स्तर पर है। सर्विस सेक्टर में भी अच्छी प्रगति दर्ज की गई। साल 2023-24 में बैंकों और दूसरे स्रोतों से कमर्शियल सेक्टर को 31.2 लाख करोड़ का कर्ज मिला।
ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ रही है, असंगठित क्षेत्र में सुधार और निवेश में बढ़ोतरी हो रही है। साल 2024-25 के लिए विकास दर 7% रहने की उम्मीद है। पहली तिमाही में 7.1%, दूसरी तिमाही में 6.9%, तीसरे और चौथे तिमाही में जीडीपी विकास दर 7% रहेगी। रिजर्व बैंक ने कहा कि महंगाई में कमी का सिलसिला जारी रहेगा और आरबीआई विकास को बढ़ावा देता रहेगा। रिजर्व बैंक के मुताबिक सामान्य मानसून की स्थिति में रिटेल महंगाई 4.5% रहने की उम्मीद है। बैंक ने पहली तिमाही में रिटेल महंगाई दर 4.9%, दूसरी तिमाही में 3.8%, तीसरी तिमाही में 4.6% और चौथी तिमाही में 4.5% रहने की उम्मीद जताई है। CPI inflation for the current year 24-25 is projected at 4.5%, with Q1 at 4.9%, Q2 at 3.8%, Q3 at 4.6% and Q4 at 4.5%. आरबीआई के मुताबिक 2023-24 में शुद्ध एफपीआई निवेश 46.1 अरब डॉलर रहा, जबकि बीते 2 सालों में निवेश बाहर गया था। मार्च 29 तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645.6 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर रहा। रिजर्व बैंक ने कहा कि देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही यूपीआई यूजर एटीएम के जरिए कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे कि यूपीआई के जरिए एटीएम से कैश विथड्रॉ किया जा सकता है। शक्तिकांत दास ने कहा कि जल्द ही यूपीआई में थर्ड पार्टी एप्स को भी परमिशन मिलेगी। थर्ड पार्टी एप्स की परमिशन मिल जाने के बाद यूपीआई पेमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। मुंबई से श्यामा मिश्रा और दिल्ली से अजय मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि साल 2024-25 के लिए 7% विकास दर का अनुमान काफी अच्छा है, जो संतुलित आर्थिक विकास का संकेत भी है। महंगाई दर नीचे आ चुकी है, लेकिन उस पर अभी भी निगरानी रखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर दाम नियंत्रण में है, फिर भी खाद्य पदार्थों के जो दाम हैं उन पे निगरानी रखनी चाहिए। तो मैं सहमत हूं कि अभी भी जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंटरेस्ट रेट वगैरह, जो रिपो रेट इत्यादि जो उन्होंने एक ही स्तर पे रखा है, वो सही निर्णय है। और जो उन्होंने आगे के लिए जो फोरकास्ट भी दिया है कि इस वित्तीय वर्ष में 7% के दर पे हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, वो भी मेरे ख्याल से वो सही है। मोटा मोटी इसी ताल पे हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। देश में कैंसर के उपचार के लिए पहली स्वदेशी CAR T सेल थेरेपी की शुरुआत हो चुकी है। ये जीन आधारित थेरेपी ब्लड कैंसर समेत विभिन्न कैंसर के इलाज में मदद करेगी। ये बेहद किफायती भी होगी। कैंसर के विरुद्ध लड़ाई में इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। मेक इन इंडिया की पहल पर बनी इस थेरेपी के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये दुनिया की सबसे सस्ती थेरेपी है, जो आने वाले समय में कैंसर के मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। जानलेवा बीमारी कैंसर की वजह से हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस बीमारी के सस्ते सुलभ इलाज के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।
पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी विकास के चलते कैंसर के इलाज में बड़ी सफलता मिली है। अब इसी क्रम में भारत ने कैंसर के इलाज का स्वदेशी तरीका इजाद किया है। टाटा मेमोरियल सेंटर और IIT बॉम्बे ने कैंसर के इलाज के लिए एक नई तकनीक CAR-T का आविष्कार किया है। भारत में तैयार की गई थेरेपी का नाम है NEXT-CAR-19 CAR-T सेल थेरेपी। CAR-T सेल इम्यूनोथेरेपी और जीन थेरेपी का एक रूप है। इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स और टी सेल्स को निकालकर फिर से बॉडी में अलग अलग तरीके से डाला जाता है। इस प्रक्रिया में टी सेल्स को कैंसर से लड़ने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। इससे शरीर में ही सेल्स को पावरफुल बनाकर कैंसर से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। NEXT-CAR-19 CAR-T सेल थेरेपी रोगी की कोशिकाओं का उपयोग करती है। उन्हें टी कोशिकाओं को सक्रिय करने और ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए प्रयोगशाला में संशोधित किया जाता है। हमने 3 को स्क्रीन किया हुआ है, 3 पेशेंट स्क्रीन है। एक हमने 2 दिन पहले ही हमने एक CAR-T सेल थेरेपी की है। शी इज 70-year-old रिलैप्स्ड लिम्फोमा एंड अभी 2 दिन हो गए हमारे एंड शी इज डूइंग वेरी वेल। NEXT-CAR-19 CAR-T सेल थेरेपी भारत की पहली मेक इन इंडिया CAR-T सेल थेरेपी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीन आधारित थेरेपी विभिन्न प्रकार के कैंसर को ठीक करने में मदद करेगी। इस थेरेपी की सबसे अच्छी बात ये है कि इससे कैंसर के पूरी तरह ठीक होने की संभावना है। अब तक इस थेरेपी से करीब 150 लोगों का इलाज किया गया है। लिम्फोमा में 50 से 60% तो ल्यूकेमिया में 60 से 70% मरीज ठीक हुए हैं। CAR-T सेल थेरेपी एक नई तरीके की प्रक्रिया है जिसमें आप पेशेंट के खुद के इम्यून सेल्स लेके वेक्टर के साथ मिक्स करके लैब में और वापस उसको ही रीइन्फ्यूज़ किया जाता है, जिससे पेशेंट की खुद की शक्ति से आप कैंसर को हराते हैं। ये CAR-T सेल थेरेपी कुछ ब्लड कैंसर्स जैसे रिलैप्स्ड B एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और रिलैप्स्ड B नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में बहुत ही कारगर है। जो पेशेंट रिलैप्स्ड हो रखे हैं उनकी लाइफ स्पैन 3 से 6 महीने है, लेकिन इस थेरेपी से उन मरीजों को फिर से ठीक होने का एक नया मौका है। करीबन 40 to 60% ऑफ पेशेंट इस थेरेपी से क्योर हो सकते हैं। इस थेरेपी का उपयोग पश्चिमी देशों में किया जाता है, लेकिन बेहद महंगा होने की वजह से भारतीय मरीज इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। इसे देखते हुए देश की दोनों शीर्ष संस्था टाटा मेमोरियल सेंटर और IIT बॉम्बे ने इसे भारत में विकसित करने का काम करना शुरू कर दिया और आखिरकार मेहनत रंग लाई। विशेषज्ञों के मुताबिक विदेश में इस इलाज का खर्च तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए है, जबकि भारत में ये खर्च लगभग 30 से 4। वेस्टर्न वर्ल्ड में करते हैं तो वो करीबन 4 to 5 करोड़ में जाएगा पर पर्सन, है ना। मेक इन इंडिया की वजह से जो हुआ है, जो IIT मुंबई और TMH मुंबई के बीच में जो ये कोलैबोरेशन हुआ और ये प्रोडक्ट बन के आया, ये मेक इन इंडिया सारी चीज़ें यहाँ पे है, तो इससे कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो गई। तो ऑलमोस्ट 1/4 द प्राइस में अब ये इलाज हो सकता है। CAR-T सेल थेरेपी को चिकित्सा विज्ञान में सबसे अभूतपूर्व प्रगति में से एक माना जा रहा है। भारत इस दिशा में प्रगति करते हुए स्वदेशी थेरेपी को विकसित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ।